Hello everyone. So today we are going to study reflection of light और इस चैप्टर में हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर लाइट का एंड देन वी विल मूव फर्दर. सो लेट्स स्टार्ट. तो हमारा टॉपिक है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है. सबसे पहले हम इस पर आते हैं. तो इसे समझने के लिए जरा हम इस डायग्राम पर फोकस करते हैं. यहाँ पर देखो, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ये पॉलिश सरफेस है कोई, और पॉलिश सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक नॉर्मल है. यहाँ नॉर्मल एन इंडिकेट किया गया है. तो कोई लाइट की रे आई एंगल पर इंसिडेंट हो रही है इस नॉर्मल से और आर एंगल पर रिफ्लेक्ट हो रही है. तो लाइट जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में रिटर्न हो जाती है. तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर फॉलिंग ऑन ए पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो लाइट इस पॉलिश सरफेस पर गिरने के बाद जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में लौट गई, तो इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन होता क्या है? तो रिफ्लेक्शन जनरली लाइट का बाउंस बैक हो जाना. तो अब आते हैं कि रिफ्लेक्शन के टाइप्स क्या होते हैं. तो सबसे पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन समझने के लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम देखते हैं. ये मान लो कोई पॉलिश सरफेस है और ये कोई यहाँ एस जो है वो लाइट सोर्स है. तो लाइट सोर्स से जो लाइट रेज हैं वो यहाँ पर देखो इस पॉलिश सरफेस पर इंसिडेंट होती हैं और रिफ्लेक्ट होकर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है. यहाँ देखो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट रेज ट्रेवल कर रही है. तो इफ रिफ्लेक्टेड लाइट प्रोपेगेट्स इन वन डायरेक्शन, वन पर्टिकुलर डायरेक्शन corresponding to one particular angle of incidence या one particular direction of incidence, then it is called regular reflection. तो regular reflection में क्या है? लाइट रेज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है, एज यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम. So now you can see the second type of reflection is diffused reflection. अब यहाँ पर आप देखो ये कोई रफ सरफेस है और इस रफ सरफेस पर यहाँ पर लाइट की रेज इंसिडेंट हो रही हैं और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है. ये इरेगुलर रिफ्लेक्ट हो रही है. यहाँ पर जो लाइट की रे है इंसिडेंट होने के बाद इस डायरेक्शन में चली गई, ये लाइट की रे यहाँ पर इस डायरेक्शन में चली गई. तो यहाँ कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है. तो अगर लाइट की रेज रिफ्लेक्शन के बाद ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में ट्रेवल करें बाय ए रफ सरफेस, देन इट इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. सो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? इन दिस light rays reflect in all possible directions, all possible directions by a rough surface. और इसके कंपैरिजन में रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेसेस से होता है और उसमें लाइट की रेज ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है. तो ये थे दो टाइप के रिफ्लेक्शंस, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. अब यहाँ पर आप इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर ये कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है
जो नॉर्मल से आई एंगल पर इंसिडेंट हो रही है और उसके बाद आर एंगल पर यहाँ ये रिफ्लेक्टेड रे उसी मीडियम में चली जाती है और ये कोई पॉलिश सरफेस है। तो हम देख रहे हैं कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, ये दोनों एक्स वाई प्लेन में दिखाया गया। इधर एक्स एक्सिस है और ऊपर वाई एक्सिस है। तो फर्स्ट लॉ तो हम इसी से लिख सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे reflected ray and the normal at the point of incidence, at the point of incidence all lie in the same plane, all lie in the same plane। ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद हम सेकेंड लॉ को लिख सकते हैं कि ये जो एंगल आई है और एंगल आर है दोनों आपस में इक्वल है। तो हम इसे कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection। यानी एंगल आई जो होता है दैट इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये हमारे मेनली दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे ये दो लॉज आ गए। अब हम आते हैं अगले नेक्स्ट के ऊपर। So dear students, now we are going to study the next topic, spherical mirror। तो spherical mirror समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे हमने यहाँ पर एक हॉलो स्फीयर ले लिया, ये कोई हॉलो स्फीयर है मान लो, और हॉलो स्फीयर के अंदर हमने जैसे यहाँ पर दो पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, ये हमने इसके आउटर सरफेस पर दो पॉइंट ए और बी सेलेक्ट कर लिए और इसमें हमने आउटर साइड में पॉलिश कर दिया, इसको आउटर पॉलिशिंग कर दी। और यहाँ पर इस लेफ्ट वाले सरफेस में हमने यहाँ इनर पॉलिशिंग कर दी, इनर सरफेस पर। तो स्फेरिकल मिरर मिलेगा कहाँ से हमें? स्फेरिकल मिरर हमें किसी स्फीयर से मिलेगा। और अगर हम बाहर पॉलिश करते हैं इसमें से, तो ये जो राइट साइड वाला सरफेस है वो कॉनकेव मिरर जैसा बिहेव करता है, और जो लेफ्ट साइड वाला सरफेस है जिसके अंदर पॉलिशिंग की गई है वो कॉन्वेक्स मिरर जैसा बिहेव करता है। तो स्फेरिकल मिरर होता क्या है स्पेशली? तो स्फेरिकल मिरर क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ mirror whose one side, अब साइड कोई सा भी हो सकता है, आइदर इनर और आउटर, whose one side is polished and other side is reflecting। तो मिरर के अंदर एक साइड पॉलिश्ड होता है और दूसरा साइड रिफ्लेक्टिंग होता है। तो इट इज ए पार्ट ऑफ हॉलोस्फीयर वी कैन से। ये हॉलोस्फीयर से मिलकर बना हुआ है। तो इट इज ए टाइप ऑफ मिरर हुज वन साइड इज पॉलिश्ड एंड अदर साइड इज रिफ्लेक्टिंग। और ये बनता कैसे है? तो इट इज ए पार्ट ऑफ हॉलोस्फीयर, इसको हम कह सकते हैं। तो इट इज ए पार्ट ऑफ हॉलोस्फीयर हुज वन साइड इज आइदर इनर और आउटर इज पॉलिश्ड एंड अदर इज रिफ्लेक्टिंग। अगर मान लो इसका आउटर सरफेस यहां पर पॉलिश्ड हो जाए और इनर से ये रिफ्लेक्टिंग हो, तो इसे हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर।
ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर। और इसके प्लेस पर अगर मान लो इसका इनर साइड पॉलिश कर दिया जाए तो ये जो मिरर बनेगा इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। और दोनों ही हॉलो स्फीयर से मिलकर बने हैं, जिसके अंदर पॉलिशिंग की गई है या बाहर पॉलिशिंग की गई है। तो इस टाइप का मिरर जो है स्फेरिकल मिरर कहलाता है। तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में जो पॉलिशिंग होगी वो आउटर साइड में होगी और अंदर से ये अनपॉलिश्ड होगा, यहाँ से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं। और कॉन्वेक्स मिरर में अंदर पॉलिशिंग होता है और इसके आउटर साइड से जो लाइट की रेज आती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं। तो इस तरीके से स्फेरिकल मिरर हॉलो स्फीयर से बनाया जाता है। तो ये दो टाइप का होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। So dear students, now we are going to study some important definitions related to spherical mirror और mirror। यहाँ पर देखो ये एक हॉलो स्फीयर है और इस हॉलो स्फीयर के अंदर हमने जैसे राइट साइड में AB जो लिखा हुआ है, AB पार्ट कॉनकेव मिरर को इंडिकेट करता है क्योंकि इसमें आउटर सरफेस में पॉलिशिंग की गई है। और जो CD पार्ट है उसके अंदर पॉलिशिंग की गई है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर को इंडिकेट करता है। तो देखो मिरर कोई सा भी हो, चाहे CD कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे AB कॉनकेव मिरर हो, इन सभी का सेंटर एक ही है क्योंकि एक ही हॉलो स्फीयर से इसे बनाया हुआ माना जा सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, AB और CD का सेंटर सेम होने से ये जो हम C पॉइंट है इसको हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो पहला टर्म है इसके अंदर है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उस मिरर का सेंटर या हॉलो स्फीयर का सेंटर है जिसका मिरर एक पार्ट है। तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कह सकते हैं कि इट इज ए सेंटर ऑफ या इट इज सेंटर ऑफ, हम कह सकते हैं इट इज सेंटर ऑफ hollow sphere whose part is a spherical mirror। तो जिसका पार्ट स्फेरिकल मिरर है। तो इस तरीके से मिरर का सेंटर और हॉलो स्फीयर का सेंटर सेम होगा। तो यहाँ पर इस डायग्राम में जो C पॉइंट स्फीयर के सेंटर पे दिखाया गया उसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगला टर्म है सेकेंड टर्म जिसको हम बोलेंगे पोल। तो पोल समझने के लिए देखो क्या है, यहाँ पर जैसे हमने एक डायग्राम बनाया कॉनकेव मिरर का, तो कॉनकेव मिरर जो मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट जो यहाँ AB दिखाया गया है उस रिफ्लेक्टिंग पार्ट के बिल्कुल मिड वाले पॉइंट को हम बोल रहे हैं पोल। तो पोल क्या होता है? इसको हम कह सकते हैं द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग मिरर या द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, उसमें हम इस मिड पॉइंट को हम बोल सकते हैं पोल। अब जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो पोल से मेजर किए जाते हैं, चाहे सेंटर हो या कोई ऑब्जेक्ट हो मिरर के सामने या कोई इमेज हो। तो ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। मेजर्ड फ्रॉम पोल P। ये मैथ्स में बिल्कुल ओरिजिन जैसा ही होता है। जैसे मैथ्स का ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन के राइट में सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव लेते हैं, ओरिजिन के लेफ्ट में जैसे ओरिजिन के राइट में सारे डिस्टेंसेस हम पॉजिटिव लेते हैं, ओरिजिन के लेफ्ट में सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव लेते हैं। उसी तरीके से पोल के राइट में सारे डिस्टेंसेस हम पॉजिटिव लेंगे और पोल के लेफ्ट में सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव लेंगे। जैसा कि इस डायग्राम में आप देखो P से C को हमने -r लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
तो अगला टर्म हमारा होता है इसके जस्ट बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसको जरा हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट टर्म है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां से कहां तक लोगे, तो जो पोल से सेंटर का जो डिस्टेंस है ना, उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तो हमारा थर्ड पॉइंट है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये पोल से सेंटर का डिस्टेंस होता है। तो इसको हम कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी P और C के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक समझ लेते हैं। और यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लो फॉर कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर के का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो पोल के राइट में होगा। जैसे यहाँ अंदर पॉलिशिंग कर दी तो पोल के राइट साइड में सेंटर मिलेगा, तो पोल से सेंटर का डिस्टेंस हम लिखेंगे प्लस आर। और कॉनकेव मिरर में देखो हमने क्या इंडिकेट किया हुआ है, फॉर कॉनकेव मिरर इट इज माइनस आर। ये इसके लेफ्ट में है, पोल के लेफ्ट में है सेंटर, तो इसे हम माइनस आर से इंडिकेट करेंगे। तो यहां पर देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जो पोल से सेंटर का जो हमने जैसे यहाँ से एक लाइन ड्रॉप की हुई है जो पोल और सेंटर से होके पास हो रही है, तो इस एक्सिस को हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, हम इसे कह सकते हैं कि ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन आइदर साइड, किसी भी साइड में, इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस लेफ्ट में भी हो सकती है, राइट में भी हो सकती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एपर्चर। एपर्चर क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई स्फेरिकल मिरर है, यहाँ कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर कोई सा हो सकता है, हमने यहाँ कॉनकेव मिरर ले लिया, कॉनकेव मिरर सी। अब कॉनकेव मिरर में जो ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ये जो हमने पॉलिश किया है, तो पॉलिश्ड पार्ट यानी रिफ्लेक्टिंग पार्ट का, और इसके इनर साइड का ये पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, तो रिफ्लेक्टिंग पार्ट का जो भी यहाँ डायमीटर दिखाया गया है, दैट डायमीटर इज कॉल्ड एपर्चर। पूरे स्फीयर का डायमीटर नहीं लेना है हमें, केवल रिफ्लेक्टिंग पार्ट का डायमीटर लेना है। तो डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। अब आते हैं 6 पॉइंट प्रिंसिपल फोकस पर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ लाइट की पैरेलल रेज दिखाई गई है। जैसे जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो, यानी बहुत दूर हो, तो उससे रेज पैरेलल आती है। जैसे सन इंफिनिटी पर माना जाता है ये हमसे बहुत दूर होता है, तो उससे आने वाली लाइट रेज पैरेलल आती है। तो पैरेलल रेज कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद सीधे जिस पॉइंट पर मिलेंगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, उसे हम प्रिंसिपल फोकस F बोलेंगे। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, यहाँ जो कॉन्वेक्स मिरर दिखाया गया है, कॉन्वेक्स मिरर में लाइट की रेज एक्चुअली मिलती नहीं है, डाइवर्ज हो जाती है, एंड दे अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट। ये फोकस यहाँ पर ये वर्चुअल फोकस कहलाएगा यहाँ पर।
क्योंकि यहाँ पर लाइट रेज एक्चुअली मिल नहीं रही है, दे अपीयर टू कम फ्रॉम द पॉइंट एफ, और यहाँ पर कॉनकेव मिरर में लाइट रेज एक्चुअली जाकर प्रिंसिपल एक्सिस पर फोकस पर मिल रही है। तो प्रिंसिपल फोकस क्या है, ये इमेजिनरी पॉइंट है, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट, इमेजिनरी पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। हम कह सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर ये इमेजिनरी पॉइंट है। एट विच light rays actually meet or appear to come from that point after रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर। तो इस तरीके से ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है। तो हमने ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़े इसमें, जैसे पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, एपर्चर क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है। तो ये मिरर के अंदर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं ये समझने के लिए कि स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है। अब आते हैं हम next. So now we are going to find relation between focal length and radius of curvature. तो हमने एक लाइट की पैरेलल रे ली है AB, और AB रे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से। तो हमने क्या कॉनकेव मिरर कंसीडर किया है, और कॉनकेव मिरर के अंदर हमने यहाँ पर AB इंसिडेंट रे दिखाया है, BF जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है, और ये एंगल ABC जो है वो हमने एंगल I मान रखा है, और इसी तरीके से दूसरा एंगल जो है एंगल CBF वो एंगल R के बराबर है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या होना चाहिए, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए, यानी एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इन ट्रायंगल CBM, ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर हमने एक B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और वो प्रिंसिपल एक्सिस पर कॉनकेव मिरर के जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके P पॉइंट के नियर बाई है। तो C से M और C से P दे आर वेरी क्लोज, और हम यहाँ जो P से C का जो डिस्टेंस है और P से F का डिस्टेंस है वो लिखेंगे। तो पोल से फोकस के डिस्टेंस को हम लिख देंगे -f फोकल लेंथ के बराबर, और पोल से सेंटर के डिस्टेंस को हम लिखेंगे -r। क्यों माइनस लिख रहे हैं, क्योंकि पोल के लेफ्ट में सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव माने जाते हैं। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है F और R में क्या रिलेशन है। तो उसके लिए हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं CBM, इसमें tan थीटा निकालते हैं। तो tan I क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर यानी BM बाई बेस CM। तो हो जाएगा BM अपॉन CM, और ये पॉइंट्स बहुत ही क्लोज है CM और CP, तो हम इसको लिख सकते हैं BM अपॉन CP, दैट इज BM अपॉन CP इज इक्वल टू -R। अब एंगल छोटा हो फॉर स्मॉलर एंगल्स, तो स्मॉलर एंगल्स के लिए हम tan I जो है उसको हम I मान सकते हैं। तो दिस इक्वेशन विल बिकम I इक्वल्स टू BM अपॉन -R, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सिमिलरली अब हम दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल
देखो यहाँ पर ट्रायंगल ले लेते हैं एफ एम बी। तो इन ट्रायंगल एफ एम बी इसमें tan 2y, यहां देखो एंगल बी एफ एम जो है ट्रायंगल सी बी एफ का एक्सटीरियर एंगल है। तो यहां पर जो आई और आर का सम होगा वो इक्वल टू एंगल एफ हो जाएगा आई प्लस आर, बट आई और आर एंगल आपस में इक्वल है बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर एंगल बी एफ एम जो है आई और आर के सम के बराबर होगा, यानी 2y, क्योंकि आई और आर एंगल इक्वल है। तो इसमें हम tan 2y निकालेंगे। तो tan 2y कितना हो जाएगा, bm अपॉन एफ एम, जिसे आप जनरली कितना लिख सकते हो, bm अपॉन एफ एम कितने के बराबर है, जरा देखो एफ एम माइनस एफ के बराबर हमने मान रखा है, क्योंकि एफ एम और एफ पी दे आर वेरी क्लोज। तो हम इसको बी एम बाई एफ पी भी लिख सकते हैं। तो एफ से पी माइनस एफ के बराबर है, और छोटा एंगल tan 2y की जगह हम लिख देंगे 2i। तो हम यहाँ से इसको और थोड़ा सा एलिबरेट कर देंगे। तो ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दो, 2y इक्वल्स टू है bm अपॉन माइनस एफ, जहाँ आपने देखा। तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से i की वैल्यू आ जाएगी bm अपॉन माइनस 2f। यहाँ पर जो पॉइंट m है और p है दे आर वेरी क्लोज, और मिरर का एपर्चर बहुत स्मॉल होता है। तो c से m और c से p दे आर वेरी क्लोज। तो cm की जगह cp लिख सकते हो, और इसी तरीके से fm की जगह fp लिख सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन 1 से हमें i की वैल्यू मिली है और इक्वेशन 2 से i की वैल्यू है, इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ी रखा है tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, और छोटे एंगल के लिए tan थीटा को हम थीटा मान सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और हम यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर देंगे। तो क्या होगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर करने पे हमें क्या मिल जाएगा, bm अपॉन माइनस 2f इक्वल टू bm अपॉन माइनस r, और यहाँ माइनस से माइनस साइन कैंसिल, bm से bm कैंसिल। तो दिस इंप्लाइज दैट r इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो r इक्वल टू 2f आ जाएगा। यहाँ हम f इक्वल टू लिख सकते हैं r बाई 2। तो फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है, और यहाँ से हमें ये पता चला। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, फॉर्मूला एक ही जैसा लगेगा, बस केवल डिफरेंस क्या होगा कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव मिरर में यही जो फोकल लेंथ होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ये दोनों ही नेगेटिव होंगे। तो यही डिफरेंस है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर इन कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर में। तो होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और सारे टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझा होगा। सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अमेजिंग फिजिक्स ट्यूटर चैनल।